फ्रेंड्स, नमः संस्कृताय मित्रों, मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। और चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आज प्रवक्ता पीजीटी 2003 का हल प्रश्न पत्र संस्कृत का है और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। इसी में से परीक्षा में आते भी हैं और कुछ प्रश्न इसमें मैंने देखा है व्याकरण के भी बहुत ही अच्छे प्रश्न है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे व्याकरण जो कि टीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट हर जगह और टेट, सुपर टेट जो भी एग्जाम होते हैं संस्कृत से संबंधित, तो व्याकरण तो हर जगह ही पूछते हैं। तो बाद में इसमें चूंकि पीजीटी का प्रश्न पत्र है तो पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी मित्र देखिए। और व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है, तो इसके साथ साथ प्रश्नों के साथ साथ व्याख्या भी इसमें दी गई है, तो आप सभी मित्र ध्यान से देखिए। और प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप सभी मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर करिए। मित्रों चलिए अब देखते हैं। पहला प्रश्न है अपना, हरिहर शब्द का विग्रह है, तो हरिहर शब्द का विग्रह क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दो, हरिश्चा हरश्चा। हरिश्चा हरश्चा विग्रह होगा। और इसमें व्याख्या है, हरिहर द्वंद्व में द्वंद्व समास है, इस समास का लौकिक विग्रह होता है हरिश्चा हरश्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सप्तर्षिया में कौन सा समास है? तो सप्तर्षिया में कौन सा समास हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दो, तत्पुरुष समास है सप्तर्षिया में। व्याख्या देखते हैं, सप्तर्षिया में तत्पुरुष समास है। संख्या दिशावाची और संख्यावाची सुबंत समान अधिकरण सुबंत के साथ संज्ञागम होने पर तत्पुरुष समास होता है। सप्तर्षिया संख्यावाची है, इसीलिए यह तत्पुरुष समास है। देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर में कौन सा समास है? तो शहर में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें सही उत्तर होगा ए, एक होगा। अव्ययी भाव समास है शहर में। और इसकी अब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, शहर में अव्ययी भाव समास है जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो तथा उत्तर पद अव्यय हो, किंतु समास होने पर संपूर्ण पद अव्यय हो जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। शहर में सह पद अव्यय है जो संपूर्ण पद को अव्यय बनाता है, इसीलिए यह अव्ययी भाव समास है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उपराजम में कौन सा समास है? तो उपराजम में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा तीन, अव्ययी भाव समास है। और व्याख्या है, उपराजम में उपपद अव्यय होने के कारण अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुपुरुषः में कौन सा समास हो जाएगा? तो कुपुरुषः में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसकी देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा प्रादि तत्पुरुष समास होगा। कुपुरुषः में कौन सा समास हो जाएगा? तो प्रादि तत्पुरुष समास होगा। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें व्याख्या दी गई है, जब तत्पुरुष में प्रथम शब्द कु शब्द हो अथवा प्रा आदि उपसर्गों में से कोई हो अथवा गति संज्ञा कोई शब्द हो तब उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। अतः कुपुरुष में प्रथम पद कु शब्द है, इसलिए यहाँ प्रादि तत्पुरुष समास है। ये तो इसमें दिया गया है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार है। अब आगे देख लेते हैं, रामकृष्ण में कौन सा समास है? तो रामकृष्ण में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीन, इतरेतर द्वंद्व होगा। जब समास में आए हुए दोनों पद अपना प्रधान तत्व और व्यक्तित्व रखते हैं तब उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। रामकृष्ण में इतरेतर द्वंद्व है क्योंकि दोनों पद प्रधान तत्व एवं व्यक्ति रखते हैं। इसमें भी हो गया डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से लिया गया है। आगे देख लेते हैं, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा नंबर दो, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास होगा चंद्रशेखर में। व्याख्या देखते हैं इसमें, चंद्रशेखर का विग्रह है चंद्र शेखर यशसः अर्थात शिव। इसमें व्यधिकरण बहुव्रीहि समास है। व्यधिकरण बहुव्रीहि वह है जिसके दोनों शब्द प्रथमांत न हो, केवल एक ही शब्द प्रथमांत हो, दूसरा षष्ठ या सप्तमी हो। चंद्रशेखर में प्रथम पद प्रथमांत है तथा दूसरा पद सप्तमी है, इसलिए इसमें व्यधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, पितरों शब्द का विग्रह है, तो पितरों शब्द का विग्रह क्या हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा तीन, माता चा पिता चा। माता चा पिता चा, इसमें व्याख्या है, पितरों में द्वंद्व समास है, इस पद का विग्रह है माता चा पिता चा इति पितरों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित्राता में समास होगा, तो हरित्राता में कौन सा समास हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दो, तृतीय तत्पुरुष होगा। तो इसमें देखते हैं व्याख्या है, हरित्राता का विग्रह है हरिणः त्राता। इसमें प्रथम पद हरिणा, तृतीयांत है और कर्ता है तथा त्राता कृदंत है जो वत्त प्रत्यय से बना है, इसलिए इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है। जब तत्पुरुष समास का प्रथम पद तृतीय विभक्ति हो तब उसे
तृतीया तत्पुरुष समास कहते हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार। अब आगे देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब्राह्मणा, अब्राह्मणा में कौन सा समास हो जाएगा। अब्राह्मणा तो इसमें हो जाएगा, इसको काट दीजिए। तो अब्राह्मणा में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार तत्पुरुष समास होगा अब्राह्मणा में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब्राह्मणा में तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह न ब्राह्मणा अब्राह्मणा। जब तत्पुरुष में प्रथम शब्द न रहे तो नए तत्पुरुष और दूसरा कोई संज्ञा या विशेषण रहे तो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। अतः यहाँ नए तत्पुरुष समास होगा, तो यहाँ होगा नए तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस्य भावेन भाव लक्षणम, यस्य भावेन भाव लक्षणम सूत्र है, तो इसमें कौन सा सूत्र होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार अधिकरण कारक का सूत्र लगेगा। यस्य भावेन भाव लक्षणम सूत्र अधिकरण कारक का है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कर्ति कर्मणो कृति सूत्र होगा, तो कर्ति कर्मणो कृति में कौन सा सूत्र हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीन संबंध कारक होगा। कर्ति कर्मणो कृति सूत्र संबंध कारक का है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मार्तुर्निलीयते कृष्णः, मार्तुर्निलीयते कृष्णः रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीन पंचमी विभक्ति हो जाएगी। और व्याख्या देख लेते हैं। मातुर्निलीयते कृष्णः में कृष्ण आने को माता से छिपाता है, कृष्ण अपने को माता से छिपाता है, इसलिए मातुः में अपादान कारक हुआ। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बालकेभ्यः मिष्ठानम रोचते, बालकेभ्यः मिष्ठानम रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दो चतुर्थी विभक्ति होगी। अब व्याख्या देख लेते हैं इसमें। रुच्यार्थानाम प्रियमाणः सूत्र के अनुसार बालकेभ्यः की संप्रदान संज्ञा हुई तथा इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ, अतः बालकेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जटाभि तापसा, जटाभि तापसा में तृतीया विभक्ति का हेतु है, तो तृतीया किस विभक्ति का हेतु है, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक इत्थम्भूत लक्षण। इत्थम्भूत लक्षण में तृतीया विभक्ति के अनुसार जटाभि तापसा में तृतीया विभक्ति का हेतु इत्थम्भूत लक्षण है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दो जगमतु, जगमतु हो जाएगा लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप। गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा जगमतु। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। भू धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो भू धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बन जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक अभूत बनेगा। भू धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। और इसकी व्याख्या है भू धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप अभूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रक्षस क्रिया का लकार है, तो द्रक्षस क्रिया का कौन सा लकार बन जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दो लिट लकार हो जाएगा द्रक्षसी। द्रक्षस दृश्य धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पठ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो पठ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का कौन सा रूप बन जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीन अपठन हो जाएगा। पठ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा अपठन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कर्तृ में कौन सा प्रत्यय होगा, तो कर्तृ में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका सही, तो कर्तृ में कौन सा प्रत्यय होगा, सही उत्तर हो जाएगा दो डी प्रत्यय है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्तृ में डी प्रत्यय है। ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों के अनंतर डीप ई लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। कर्तृ प्लस डीप प्लस ई कर्तृ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीन अनियत प्रत्यय है पठनीय में। पठ धातु में अनियत प्रत्यय लगने से पठनीय शब्द बनता है। अनियर में अनिय शब्द शेष रह जाता है, इसीलिए पठ प्लस अनिय पठनीय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देह में कौन सा प्रत्यय है, तो देह में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार यत प्रत्यय है देह में। देह में यत प्रत्यय है। दा धातु में यत प्रत्यय लगाने से देह बनता है। दा प्लस यत बराबर दा प्लस ई प्लस या बराबर दा प्लस ए प्लस या दे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। या वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो या वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दो तालु है।
या वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, तो गा वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा 3 कंठ हो जाएगा, कंठ हो गा वर्ण का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैत्य प्लस अरिह में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, दैत्यारी में कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि। दैत्य प्लस अरिह दैत्यारिह में दीर्घ संधि है। नौ हर्ष अथवा दीर्घ स्वर के बाद सवर्ण हर्ष अथवा दीर्घ स्वर आए तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। दैत्य में यकारोत्तवर्ती हर्ष आ स्वर है तथा उसके सवर्ण आ है, इसीलिए दोनों मिलकर दीर्घ संधि हुआते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं, तो शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 4 20 सर्ग है और यह शिशुपाल वधम बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। तो शिशुपाल वधम माघ की रचना है, इसमें कुल 20 सर्ग है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल वधम के किस सर्ग में यमुना नदी का वर्णन है, तो किस सर्ग में यमुना नदी का वर्णन मिलता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 3 द्वादश सर्ग में मिलता है। देखते हैं इसकी व्याख्या है शिशुपाल वध के 12वें द्वादश सर्ग में यमुना नदी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैषधीय चरितम में कितने सर्ग स्वीकृत किए गए हैं, तो कितने सर्ग हैं नैषधीय चरितम में, तो सही उत्तर हो जाएगा 3 22 सर्ग है। और नैषधीय चरित भी बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। किराता अर्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम पूरे ये तीनों ग्रंथ जो है बृहत्रयी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें देख लेते हैं नैषधीय चरित श्रीहर्ष की रचना है, यह महाकाव्य की बृहत्रयी में गिना जाता है, इसमें कुल 22 सर्ग स्वीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूलतः बुद्ध चरितम की सर्ग संख्या का उल्लेख मिलता है, तो मूलतः बुद्ध चरितम की सर्ग संख्या का उल्लेख क्या मिल जाता है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 28 होता है। बुद्ध चरित महाकाव्य की रचना अश्वघोष ने की, इस महाकाव्य में मूल रूप से 28 सर्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरित महाकाव्य में महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन किस सर्ग में मिलता है, तो बुद्ध चरित महाकाव्य में महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन किस सर्ग में किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा 3 14वें सर्ग में है। बुद्ध चरित महाकाव्य के 14वें सर्ग में महात्मा बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन किया गया है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय कितने निश्वासों में विभक्त है, तो शिवराज विजय कितने निश्वासों में विभक्त है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 12 भागों में विभक्त है शिवराज विजय। इसकी व्याख्या देख लेते हैं आगे। शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास की एक ऐतिहासिक उपन्यास है, इसमें 12 निश्वासों में शिवाजी का जीवन चरित्र वर्णित है। आगे देखते हैं तिलक मंजरी किसकी रचना है, तो तिलक मंजरी किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 धनपाल की है। तिलक मंजरी धनपाल की रचना है या 973 ईस्वी के लगभग लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु संहार है, तो ऋतु संहार क्या है, तो ऋतु संहार महाकवि कालिदास का एक गीत काव्य माना गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 ऋतु संहार कालिदास की अपरौण अवस्था की कृति है, यह गीत काव्य अथवा खंड काव्य है, इसमें 6 सर्ग तथा 144 श्लोक है। अभी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाथा सप्तशती किसकी रचना है, तो गाथा सप्तशती किसकी रचना मानी जाएगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 हाल की रचना है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती हाल की रचना है, इसकी रचना उन्होंने 78 ईस्वी में की थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव शतक के लेखक हैं, तो शिव शतक के लेखक कौन माने गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 गोकुलनाथ माने गए हैं शिव शतक के लेखक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए, तो कितने सर्ग होने चाहिए महाकाव्य में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 8 सर्ग होने चाहिए महाकाव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकाव्य में अंगिरस होता है, तो महाकाव्य में अंगिरस क्या हो जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 रौद्र रस है महाकाव्य का, अंगिरस नहीं होता है। क्षमता मित्रों, तो महाकाव्य में अंगिरस नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, तो इसमें से उत्तर हो जाएगा 4 रौद्र रस नहीं होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के समान है, तो किस रूपक के समान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नाटक के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वप्नवासो दत्तम नाटक में कुल कितने अंक है, तो इसमें कितने अंक माने गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 6 अंक है। स्वप्नवासो दत्तम नाटक भास की रचना है, इसमें इस नाटक में 6 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत नाट्यशास्त्र में रूपक के कितने भेद है, तो संस्कृत नाट्यशास्त्र में रूपक के कितने भेद माने गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 10 भेद है। संस्कृत नाट्यशास्त्र में रूपकों के 10 भेद माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत नाट्यशास्त्र में उपरूपक के कितने भेद हैं, तो उपरूपक के कितने भेद हैं, तो इसमें उत्तर हो जाएगा 3 18 भेद है।
संस्कृत नाट्यशास्त्र में उपरूपकों के 18 भेद माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मत है कि संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति स्वंगवाद से हुई है? तो यह किसका मत माना गया है? इसमें हो जाएगा 3। उपरोक्त दोनों का मत है। प्रोफेसर हिलब्रांड के अनुसार भी है, स्टेन कोनो के अनुसार भी स्वंगवाद, संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति स्वंगवाद से हुई है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रोफेसर हिलब्राट तथा स्टेनकोनो का मत है कि लोकप्रिय स्वांगों से नाटकों की उत्पत्ति हुई है। उनका कथन है कि स्वांगों के साथ रामायण और महाभारत की कथाओं ने मिलकर नाटकों को जन्म दिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसने यह विचार व्यक्त किया कि पुतलिका नृत्य से नाटकों की उत्पत्ति हुई? तो पुतलिका नृत्य किसने विचार किया है नाटकों की उत्पत्ति हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, डॉक्टर विसेल ने। डॉक्टर विसेल ने यह विचार व्यक्त किया कि पुतलिका नृत्य से नाटकों की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति रचना है। इसमें प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना हो जाएगी? इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3, हरिसेन की रचना है प्रयाग प्रशस्ति। तो किसकी रचना है प्रयाग प्रशस्ति? तो हरिसेन की है। 3 उत्तर इसका सही हो जाएगा। और इसकी आगे व्याख्या देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की रचना है। इसकी रचना उन्होंने 345 ईस्वी में की थी। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय है। तो यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 2, कर्मकांड है। यजुर्वेद में कर्मकांडों का वर्णन किया गया है। इसका प्रतिपाद्य विषय कर्मकांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैमिन शाखा किस वेद से संबंधित है? जैमिन शाखा किस वेद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें सही उत्तर हो जाएगा जैमिन शाखा। तो इसका सही उत्तर होगा 3, सामवेद से संबंधित है। जैमिन शाखा सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहवर्यु से युक्त वेद है। तो अहवर्यु से युक्त कौन सा वेद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, यजुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरितोषाद विदुषाम साधु न मन्ये प्रयोग विज्ञानम। अपरितोषाद विदुषाम साधु न मन्ये प्रयोग विज्ञानम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है। अपरितोषाद विदुषाम साधु न मन्ये प्रयोग विज्ञानम सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडकस्थो परिपिंड कहाँ संवृत्त है? तो ये कहाँ की सूक्ति है, मुहावरा है? तो गंडकस्थो परिपिंड का संवृत्त ये है मुहावरा। सही उत्तर हो जाएगा 3, और अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। तो गंडक स्यो परिपिंडक संतता यह मुहावरा है। इसका उल्लेख अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 2य अंक में हुआ है। इसका अर्थ है यह और फोड़े और पर फोड़ा। इसका अर्थ है फोड़े पर फोड़ा हो गया है। इस मुहावरे का प्रयोग विदूषक करता है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंत की मना स्थित जानने के लिए मेनका ने अपनी किसे सखी को भेजा था? तो किसे मेनका की सखी तो थी, सही उत्तर हो जाएगा 1, शानुमति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघे माघे गतम वयः, यह सूक्ति किस विद्वान के द्वारा कही गई है? तो किस विद्वान के द्वारा कही गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा मल्लिनाथ सूरी के द्वारा कही गई है। मेघे माघे गतम वयः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमोर्वशीयम का नायक है। तो विक्रमोर्वशीयम का नायक कौन होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 4, पुरुरवा है। पुरुरवा है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास का 2य नाटक है। इसमें राजा पुरुरवा तथा उर्वशी की प्रणय कथा वर्णित है। इस नाटक का नायक पुरुरवा है तथा नायिका उर्वशी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राघव विलास किसकी रचना है? तो राघव विलास किसकी रचना है? तो सही उत्तर जाएगा 4, विश्वनाथ की रचना है राघव विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियाँ कितने सर्गों में विभक्त है? तो पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियाँ कितने सर्गों में विभक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 5 सर्गों में विभक्त है। 5 सर्गों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्रेय विदूषक किस नाटक से संबंध है? तो मैत्रेय विदूषक किस नाटक से संबंध है? तो सही उत्तर हो जाएगा 3, चारुदत्तम से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोषावती वीणा का संबंध, घोषवती, इसमें घोषा दिया गया, तो घोषवती वीणा का संबंध किस नाटक से है? तो कौन से नाटक से है? तो सही उत्तर हो जाएगा 4, स्वप्नवासव दत्तम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी थी? तो किस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 4, सची तीर्थ में गिरी थी। तो शकुंतला की अंगूठी सची तीर्थ नामक स्थान पर गिरी थी। इसका उल्लेख 5वें अंक में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली कौन था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा 3, इंद्र का सारथी था। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में मातल इंद्र का सारथी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत
कि किस पर्व से संबंधित है? तो कथा किस महाभारत किस पर्व से है? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 आदि पर्व से संबंधित है। अभिज्ञान शाकुंतला में दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगायाम घोषाः किस लक्षण भेद का उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रयोजन लक्षणा गंगायाम घोषाः भेद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कलिंगः साहसिकः किस लक्षणा भेद का उदाहरण है? तो कलिंगः साहसिकः किस लक्षणा भेद का उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 रूढ़िवती सांध्यवसाना लक्षणा भेद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन थे? तो साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा 4 आचार्य विश्वनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रीतिरात्मा काव्य से किसकी उक्ति है? तो रीतिरात्मा काव्य किसकी उक्ति मानी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा 4 वामन की है। तो आचार्य वामन ने काव्य का लक्षण बताते हुए कहा है कि रीतिरात्मा काव्य से अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है? तो किसने कहा है वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 कुंतक ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्यशास्त्र किसकी रचना मानी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 आचार्य भरत नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं, जो कि काव्य शास्त्र एवं नाट्यशास्त्र दोनों का समन्वय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्पत्तिवाद किससे संबंधित है? तो उत्पत्तिवाद किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1 भट्टोलोलट से संबंधित है। भट्टोलोलट भरत के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ करते हैं। उत्पत्ति उनका रस विषयक मत उत्पत्तिवाद कहलाता है। अतः भट्टोलोलट उत्पत्तिवाद से संबंधित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अनुमितिवाद के समर्थक है। तो अनुमितिवाद के समर्थक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 भट्ट शंकु है अनुमितवाद के समर्थक है। भट्ट शंकु अनुमितवाद के समर्थक हैं। वे रस की निष्पत्ति का अर्थ करते हैं। अनुमिति उनके मतानुसार रस की उत्पत्ति कार्य के रूप में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। विभावानुभावो व्यभिचारिष योगाद्रस निष्पत्ति विभावानुभावो व्यभिचारी रस योगाद्रस निष्पत्ति ही किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा 3 आचार्य भरत से। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्शन निष्पत्ति कथन से आचार्य भरत संबंधित है। इसका उल्लेख नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभिव्यक्तिवाद के समर्थक है। तो अभिव्यक्तिवाद के समर्थक कौन माने गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 अभिनव गुप्त है। आचार्य अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के समर्थक है। उनकी दृष्टि में रस की निष्पत्ति का अर्थ है अस्थायी भाव के रूप में दर्शक के अंतःस्थल में पहले से ही विद्यमान रस का अभिव्यक्त हो उठना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो किस आचार्य का कथन माना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 विश्वनाथ का है। वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन आचार्य विश्वनाथ का है। उन्होंने काव्य का लक्षण बताते हुए कहा है रसात्मक वाक्यम ही काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनिरात्मा काव्य से इस परिभाषा से संबंध आचार्य कौन है? सही उत्तर हो जाएगा 4 आनंदवर्धन है। और व्याख्या इसके देखते हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि ध्वनिरात्मा काव्य से अर्थात ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण साहित्य दर्पण की किस परिच्छेद में दिया है? तो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण साहित्य दर्पण किस परिच्छेद में दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1 प्रथम। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के लक्षण का विवेचन साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति किस दर्शन से संबंधित है? तो किस दर्शन से है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1 न्याय दर्शन से है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति न्याय दर्शन से संबंधित है। इसका तात्पर्य है संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तर्क भाषा के अनुसार पदार्थों की संख्या है। तो पदार्थों की कितनी संख्या मानी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा 9। 2 उत्तर सही होगा। 9 संख्या मानी गई है पदार्थों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तर्क भाषा के अनुसार कर्मों की संख्या है। तो कितने कर्मों की संख्या मानी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 3 5 मानी गई है। तर्क भाषा के अनुसार कर्मों की संख्या 5 है। उत्प्रेक्षण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तर्क संग्रह के अनुसार कारण के कितने भेद हैं? तो कारण के कितने भेद माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दो। 3 भेद माने गए हैं। सही उत्तर होगा इसका 2। तर्क संग्रह के अनुसार कारण के 3 भेद हैं। एक है समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तर्क संग्रह के अनुसार गुणों की संख्या, तो गुणों की कितनी संख्या मानी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा 3, 24 है। गुणों की संख्या है 24 मानी गई है। सही उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है। तो निष्काम कर्म का अर्थ क्या माना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 3, अनासक्त होकर कर्म करना। अनासक्त होकर कर्म करना है। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार निष्काम कर्म का तात्पर्य है अनासक्त होकर कर्म करना। गीता के 2 अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म क्यों करना चाहिए? तो क्यों करना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा 2, लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट इसका देखते हैं व्याख्या है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्मयोगी को लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति लोक संग्रह की भावना से कर्म करता है वही निष्काम कर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का स्वधर्म सिद्धांत है। तो गीता का स्वधर्म सिद्धांत क्या है? तो इसका सही हो जाएगा 1, वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत माना गया है। इसका व्याख्या देखते हैं। गीता के स्वधर्म सिद्धांत को वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। गीता में कर्म शब्द वर्णगत कर्म सामाजिक कर्म के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। गीता के 2 अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जगत ब्रह्म का है। जगत ब्रह्म का है तो इसमें कौन सा है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2, विवर्त है। शंकराचार्य ने जगत को ब्रह्म का विवर्त माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास का अर्थ है। तो अभ्यास का अर्थ क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 3, भ्रांति। शंकराचार्य के अनुसार अभ्यास का अर्थ भ्रांति अर्थात भ्रम है। उन्होंने अभ्यास को माया रूप माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधन चतुष्टय में कौन नहीं है? तो साधन चतुष्टय में कौन नहीं गिना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 3, आत्म संयम नहीं गिना गया है। तो इसका व्याख्या देखते हैं। शंकराचार्य के मतानुसार साधन चतुष्टय इस प्रकार है, समदमादि वस्तु विवेक, यह भूतार्थ, समदामादि साधन, सम्मत मुमुक्षुतम, इसमें आत्म संयम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितिक्षा कहते हैं। तो तितिक्षा किसे कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 3, सभी मौसमों को सहन करने का अभ्यास। सर्दी गर्मी आदि मौसमों को सहन करने के अभ्यास को तितिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत की उत्पत्ति का कारण है। तो जगत की उत्पत्ति का कारण क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, अज्ञान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शंकर के अनुसार जगत की उत्पत्ति का कारण अज्ञान है। जगत को शंकर ने पूर्णतः सत्य माना है और न भ्रम बल्कि स्वप्न की तरह मिथ्या माना है। उन्होंने कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्ममयो नापरः, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म अभिन्न है। तो मित्रों, मैंने 85 प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण पीजीटी प्रवक्ता और सभी एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के प्रश्नोत्तरी आप लोगों के सामने कराई है, उपस्थित की है। तो आप सभी मित्र इसको जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, और पढ़ते रहिए। नमा संस्कृताय।